स्वामी जी जय माता दी। जय माता दी भगवान जी। स्वामी जी कुछ दिनों पहले मैं आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने एक्सप्लेन किया था कि इस दुनिया में काम की कमी तो है नहीं, लेकिन जो वर्तमान में समस्या चल रही है जिसमें युवा लोग काफी कहता है कि रोजगार की कमी है और अनएम्प्लॉयमेंट है अपने देश में। तो आपने चूंकि वीडियो में कहा था कि काम की कमी नहीं है, बस काम करने के भाव की कमी है अपने युवाओं में, अपने देश के लोगों में। तो उसके पीछे का क्या मर्म है कि ये जो कथाकथित चीजें चल रही हैं कि लोगों में एक गलत सोच जा रही है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लगातार चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, लोग परेशान है रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए। गवर्नमेंट इसी दिशा में प्राइवेटाइजेशन की तरफ विशेष ध्यान दे रही है कि भाई चीजों को ट्रैक पे लाया जाए। तो इसके बारे में आपका मतलब कुछ क्या विचार है? भगवान, जो आप कह रहे हो कि मैंने पहले भी कहा था कि काम की कमी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार करने वाली जो प्रवृत्ति है, काम करने वाली जो प्रवृत्ति है, उसकी कमी है। और रही बात गवर्नमेंट या प्राइवेटाइजेशन की, तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे विकसित राष्ट्र हैं जहां पे ज्यादातर काम प्राइवेटाइजेशन के अनुसार से ही होता है, यानी प्राइवेट कंपनियां ही वहां काम करती है। बहुत कम ही ऐसे देश है जहां पे गवर्नमेंट सेक्टर में लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो अब मैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्राइवेट के समर्थन में हूं या गवर्नमेंट के विरुद्ध में हूं। जो भी है, बस अपनी मैं राय रख रहा हूं। आप निर्णय करें कि क्या सही है और क्या होना चाहिए, और सिर्फ ये अपने ऊपर निर्भर करते हुए या अपने पे केंद्रित होकर निर्णय न करें। इस समाज या राष्ट्र को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय करें कि हमारे लिए या इस देश के लिए या सबके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि किसी के ऊपर कटाक्ष करना ये मेरे चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन बस किस दिशा में हमारा देश जा रहा है, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इस पे ध्यान केंद्रित आकर्षित करना चाहता हूं मैं आपको अपने जीवन के अनुभव की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने बहुत करीब से देखा था। दो कंपनियां, दो स्टील फैक्ट्री, जो इतनी बड़ी फैक्ट्री थी कि आप कह सकते हैं वो इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में उन दोनों स्टील फैक्ट्रियों का नाम था। इतना तक कि इंडिया से बाहर भी स्टील फैक्ट्रियों में उनकी गिनती होती थी। उन दो स्टील फैक्ट्रियों को मैंने बहुत करीब से देखा। एक स्टील फैक्ट्री जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रन हो रही थी, और दूसरी स्टील फैक्ट्री जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रन हो रही थी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको चला रही थी। लगभग दोनों कंपनियां एक साथ शुरू हुई कुछ सालों के हेरफेर में। एक एक कंपनी दोनों थी। मैं आज की तारीख में देखता हूं तो एक जो कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जिसकी बात मैं कर रहा हूं, पूरे देश के जो भी इनकम टैक्स पेई थे उनके पैसे उसमें लग रहे थे, और उनके पैसे से वो कंपनी चल रही थी। लगभग लाखों उसके एम्प्लॉय थे। अब ये दोनों कंपनियां चल रही थी। एक कंपनी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी सरकार के द्वारा चल रही थी, वो कंपनी आज बंद होने के कगार पर आ गई। लेकिन एक दूसरी कंपनी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चल रही थी, आज वो कंपनी, उस एक कंपनी से 100 से ज्यादा कंपनियां वो बन चुकी है। और सिर्फ भारत में नहीं, वो मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में काम कर रही है, यानी दुनिया के कई सारे देशों में वो कंपनी काम कर रही है, कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में वो कंपनी डील कर रही है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। सबसे बड़ी बात क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी लोग होते हैं, जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं, वो फंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी करती है, और सरकार भी अपने बचत खाते से, या कह सकते हैं कि सरकार अपने फंड से किसी भी सरकारी संस्था को मदद करती है। ठीक है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी जो खड़ी हो जाती है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी कंपनी और किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट हो, काम करने वाले जो कारीगर हैं, काम करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनके अंदर काम करने की प्रवृत्ति है क्या? वहां का वर्किंग कल्चर है क्या? अगर वर्किंग कल्चर अच्छा है
तो चाहे वो सरकारी कंपनी हो चाहे वो गैर सरकारी कंपनी हो, दोनों कंपनियां ग्रो करेंगी, आगे की तरफ बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इन दोनों कंपनियों में मैंने देखा कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले कंपनी के जो मेरे क्लोज रिलेटिव, उन्होंने मेरे एक दूसरे रिलेटिव को जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उनको बोला कि आप आ जाओ, सरकारी कंपनी में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, नौकरी आपकी फिक्स हो जाएगी, सिक्योरिटी रहेगी नौकरी की, कोई चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे प्राइवेट स्टील फैक्ट्री में, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं आएंगे, और वो नहीं भी आए। अंत में तो दोनों रिटायर हो गए। लेकिन आज की स्थिति में वो प्राइवेट वाली ग्रो करते चली जा रही है, गवर्नमेंट वाली बंद होती चली जा रही है। उसके पीछे मैं बता रहा हूं आपको कारण। लोग कहते थे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति ऐसी थी कि पेपर में बहुत सारी गड़बड़ियां तो रहती ही थी, लेकिन उसके अलावा रात भर उस संस्था में काम करने वाले लोगों ने बताया, रात भर हमारी फैक्ट्री से ट्रक, लोडेड ट्रक, स्टील से भरे हुए ट्रक निकलते थे, कहां जाते थे कोई नहीं देखता था, कोई जांच पड़ताल करने वाला नहीं था। बड़े अधिकारी जब खोजबीन करना शुरू करते थे तो सरकारी संस्था में यूनियन बाजी शुरू हो जाती, और धीरे धीरे करके वो पूरी की पूरी कंपनी कंगाल हो गई, खत्म हो गई। लेकिन वहीं पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जब लोगों ने बताया कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कभी यूनियन बाजी नहीं हुई, क्योंकि वहां पे कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा जाता कि आप यूनियन बाजी करो। काम करना है तो काम करो, काम अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। यहाँ पे नौकरी की कोई सिक्योरिटी नहीं है, काम की सिक्योरिटी है, काम अच्छा करोगे तो आप सिक्योर रहोगे। लेकिन आप ये सोचोगे काम नहीं करें, बाकी सब कुछ करते रहें जॉब सिक्योरिटी के लिए, यूनियन बाजी करते रहें और तब आपकी नौकरी चलती रहेगी, वो संभव नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही चलता है, और वो होता था उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। एक बड़ी विचित्र बात, मतलब हास्यास्पद बात है, सुनकर हंसी भी आती है। उसके एक अधिकारी ने बताया कि मैं बिल डिपार्टमेंट में था, मैं लोगों के खर्चे का बिल किया करता था। जैसे मेडिकल बिल आ रहा है तो वो मैं देखता था, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस में खर्च हो रहे हैं, चाहे हाउसिंग अलाउंस में जो खर्च होता है कि घर पे रहने का जो रेंट है, और भी बहुत सारी सुविधाएं कंपनी देती है। तो वो हंसते हुए एक बार कह रहे थे कि हमारे शहर में, ये आज से करीब 30 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब इंडिया सिर्फ दो ही कार की कंपनियां थी, सिर्फ दो ही, एक फिएट कार और दूसरी एम्बेसडर, यानी मारुति का जन्म नहीं हुआ था, ये तब की मैं बात है। तो दो ही कारों के बारे में लोग जानते थे, फिएट और एम्बेसडर। लेकिन वो बिल पास करने वाले अधिकारी ने कहा कि जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया, और वो उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया तो मुझे पता चला नहीं, दो और तरह की भी कारें भारत में हैं, दो कंपनियां तो हैं, दो और तरह की कारें भारत में हैं। मैंने पूछा कि वो दो तरह की कारें कौन सी थी, तो एक का नाम था इटालियन, एक का नाम था इटालियन कार, और दूसरे का नाम था कद्दू मार्का कार। तो मैं सोचा कि ये कद्दू मार्का कार कोई ब्रांड होगा, हो सकता है कोई विदेशी ब्रांड, इटालियन तो इटली का है, नाम आता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो स्कूटर से आते थे ऑफिस और स्कूटर से जाते थे अपने घर, लेकिन उनके मंथली खर्चे में कंपनी को कार के लिए भी आने जाने का खर्च दिया जाता था, क्योंकि रिकॉर्ड में दिख रहा था कि उनके पास कार है, कार का नंबर ये है, और पर मंथ का खर्चा उनका हो रहा है। तो मैंने पूछा कि ये दो कारों का क्या रहस्य था, ये कहाँ की कंपनी थी? तो वो अधिकारी बता रहे थे कि इटालियन कार का मतलब है आपके दरवाजे पे कार खड़ी है, लेकिन चक्के के जगह पर चार चार ईंटें लगे हुए हैं, चक्का नहीं है, एक कबाड़ी कार खड़ी है जिसका नेम प्लेट चमक रहा है, और चक्के नहीं है, चक्के की जगह पे ईंटें खड़े हैं, ईंटों के ऊपर उस कार को खड़ा कर दिया गया स्ट्रक्चर। लेकिन तो नेम प्लेट है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, तो इसलिए उसको इटालियन कार बोलते थे। ईंटे पे खड़ी कार है तो इटालियन कार है। अब वो अधिकारी उस इटालियन कार के नंबर प्लेट के अनुसार से सालों साल तक कार का अलाउंस ले रहे हैं, सालों साल तक कार का डीजल और पेट्रोल का खर्च ले रहे हैं, और ये सबको पता है, सब यही काम कर रहे हैं।
और दूसरी कार, मैंने पूछा वो दूसरी कार, वो कैडू मार्क का कार आपने बताया था, तो बोला नहीं कैडू मार्क का नहीं, कद्दू मार्क का। कद्दू मार्क का ये क्या होता है? कार एक बाहर खड़ी है दरवाजे के बाहर, वो चलती नहीं है, चक्के वगैरह सड़े हुए हैं, नेम प्लेट चमक रहा है, नंबर बिल्कुल ठीक से लिखा जाता है उस पे, लेकिन उसके ऊपर कद्दू लगा हुआ है। कद्दू यानी कि उसकी कद्दू की लताएं जो होती है ना, वो कार के चढ़ी ऊपर हुई चढ़ है, के फल रही है अभी कद्दू। फरा हुआ उसी के ऊपर फल रहा है। जब जरूरत पड़ी अधिकारी साहब कद्दू लेकर सब्जी बना लेते हैं, तो उसको कद्दू मार का कार कहते हैं। और ये गजब। डिपार्टमेंट सभी लोगों को पता होता था कि इस अधिकारी के पास इटालियन कार है और किसके पास कद्दू मार का कार है, और सबके बिल पास हो रहे हैं, और कंपनी बिल दे रही है सबके, और ये सालों साल तक ये कहानी चलती है। आप एक बात बताइए, मैं जिस संस्था की बात कर रहा हूं वो संस्था सरकारी संस्था थी। किसी भी संस्था में अगर लगातार लंबे समय तक बहुत सारे लोग छोटे छोटे करके घपले और घोटाले करते रहे, बेईमानी के पैसे लेते रहे, नोचते खरोचते रहे, तो कितने दिन तक वो संस्था चलेगी? वो चाहे अरबपति या खरबपति फंडिंग उसके पास हो, तब भी वो संस्था कितने दिन चलेगी? एक इंसान के बाल असंख्य होते हैं, सर के ऊपर असंख्य बाल होते हैं, गिना नहीं जा सकता। लेकिन आप रोज रोज एक एक बाल उखाड़ना शुरू कर दें, आप देखिए कितने दिनों में इंसान टकला हो जाएगा। गंजा हो जाएगा तुरंत। होना ही है। तो ये सरकारी लोग अपने ही जहां से इनकी रोजी रोटी चल रही है, वहीं से कंपनी के सर के बालों को नोच नोच कर कंपनी को इन्होंने टकला बना दिया, गंजा बना दिया। वो कंपनी बंद हो गई, और दूसरी जो प्राइवेट कंपनी है आज वो 100 से ज्यादा कंपनियों में काम कर रही। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आज उसका नाम है, स्टील फैक्ट्री में उसका नाम है। और भारत में जब मैं एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, तो मैनेजमेंट की किताब में मोस्ट रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री में उस कंपनी का नाम आता है, जिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं। और उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, उस शहर में जहां वो स्टील फैक्ट्री काम कर रही थी या आज भी कर रही है, उस शहर में अक्सर दंगे फसाद होते थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम के राइट होते थे। हर नवरात्रे में वहां पे राइट होना है। तो उस दंगों को रोकने के लिए उस संस्था के मालिक ने या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने जब बात की, तो मुझे याद है कि उस पूरे स्टेट के एक आईपीएस ऑफिसर, बहुत बड़े रैंक के आईपीएस ऑफिसर, अपने पोजीशन से यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करके प्राइवेट संस्था को उन्होंने ज्वाइन कर लिया एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज। उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास आज 100 से ज्यादा कंपनियां। आप सोचिए, तो फिर उस अधिकारी से भी पूछा गया कि आप एक सरकारी संस्था को छोड़कर, सरकारी नौकरी को छोड़कर आपने प्राइवेट को क्यों ज्वाइन किया? उन्होंने कहा था कि आईपीएस बनने से पहले मेरे भी बड़े सपने थे कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, समाज के लिए बेहतर सिक्योरिटी प्रदान करूंगा, न्याय करूंगा। यहाँ आने के बाद पता चला कि न्याय का तो कोई स्कोप ही नहीं है, बस समझौते ही समझौते चल रहे हैं, छोटी छोटी, बिल्कुल। है ना, बस नौकरी करने से ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरे सपने जब यहाँ साकार नहीं हो पा रहे हैं, तो जहां साकार होते वहां करेंगे। नौकरी, सैलरी तो कहीं से भी मिलेगी। तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन आईपीएस की नौकरी को छोड़ दी। एक दूसरी बात भगवान, जिस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, वहां के लोग जब तक नौकरी कर रहे हैं तब तक तो क्वार्टर उन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा था, क्योंकि कंपनी तो सुविधा देती है। और जब नौकरी उनकी खत्म होने वाली होती थी, तो कई ऐसे केसेस देखे गए जिसमें कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को या कोई संगठन को ज्वाइन किया, और उसके बाद से अपने ही घर में उस संगठन का ऑफिस खोल दिया। संगठन में ऑफिस, ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हो चुका है, लेकिन वो सारे पैसे लेने के बावजूद भी क्वार्टर नहीं खाली कर रहा। अब वो क्वार्टर किसी और को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी पार्टी का ऑफिस है। अब वहां यूनियनबाजी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑफिस के बाहर जहां पे वो अधिकारी काम करते थे, उन्होंने बताया कि हमारे बाहर एक झोपड़ी वाला एक छोटा सा चाय वाला बैठता था, कि वो जो चाय वाला भैया था,
वो चाय वाला भैया चाय बेचते बेचते बाद में मिठाइयां भी बेचना शुरू कर दिया और बोला कि इसी चाय की झोपड़ी से और मिठाई बेच बेच कर मैं अपने गांव पे 3-4 मंजिला घर बना चुका हूं। क्यों? ओके। कि मैक्सिमम अधिकारी तो यहाँ चाय ही पीते हैं, अपने ऑफिस में अपने चैम्बर में कम दिखते हैं, चाय ही पीते रहते हैं। बिल जब वो पास करते थे तो उन्होंने बताया कि मेरे पास मेडिकल बिल भी आते थे लोगों के, एम्प्लॉयज के। मेडिकल बिल में क्या आ रहा है कि आपकी तबीयत खराब है तो उसके लिए तो संस्था आपको मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है, जिसमें कि दवाइयों का पेमेंट रीइंबर्समेंट हो जाता है, यानी कि पेमेंट आपको वापस दे दिया जाता है जितने भी खर्चे आपके आते हैं मेडिकल बिल में। ठीक है। तो मेडिकल बिल पास करने से पहले उन्होंने देखा कि सर्दी खांसी जुकाम फीवर की दवाइयां तो जेन्युइन है, देना ही चाहिए, लेकिन मेडिकल बिल में मैक्सिमम लोगों के बिल में और सारी दवाइयों के साथ में स्वर्ण भस्म भी जुड़ा रहता था। बहुत अच्छा। स्वर्ण भस्म, कांस्य भस्म, यानी महंगे से महंगे शक्तिवर्धक जो टॉनिक है या जो एक आम इंसान नहीं खरीद सकता, यानी कि सोने का भस्म, चांदी का भस्म, वो लोग खा रहे हैं। जबकि किसी को फीवर हो गया तो उसमें स्वर्ण भस्म कभी भी कोई डॉक्टर नहीं देते, लेकिन डॉक्टर को बोलकर ये लिखवाया जाता था। अगर किसी बंदे को जो उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में था, अगर वो 2 साल के बाद रिटायर होने वाला है और उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो रिटायरमेंट डॉक्टर कह रहा है कि आपको अगले 10 साल के बाद हो सकता है कि हार्ट की सर्जरी करानी पड़ी, बाईपास सर्जरी वगैरह करानी पड़ी। लेकिन रिटायरमेंट का समय अभी अगर 2 साल है तो वो 2 साल रिटायरमेंट के पहले ही जाकर अपनी बाईपास सर्जरी करवा लेते। क्यों? क्योंकि जब तक नौकरी में रहेंगे तब तक उसके जितने भी लाखों रुपए खर्च होंगे वो सब कंपनी दे देगी। आप एक बात बताइए कि कंपनी जो आपकी रोजी रोटी चला रही है, कंपनी जो आपके जीवन को सिक्योर कर रही है, सुविधाएं दे रही है, बदले में उसको देने के बदले आप उसको इतना निचोड़ ले रहे हैं कि अंत में कंपनी ही बंद हो जा रही है, कंपनी मर जा रही है। यानी हालत वैसे ही है, एक अनएम्प्लॉयड इंसान जो जिंदगी के नदी में डूब रहा है, एक बेरोजगार इंसान जो जिंदगी के नदी में डूब रहा है, उसको बचाने के लिए कोई इंसान जाता है और कहता है मैं तुम्हें डूबते हुए तुम्हें बाहर निकालूंगा, अगर तुम डूब रहे हो तो मैं जाऊंगा और तुम्हें सहारा देकर बाहर निकालूंगा। लेकिन जो इंसान डूब रहा है वो अचानक किसी दूसरे को पाकर जो सहारा देने आया है उसको पकड़कर उसी को डुबा देता है और खुद बाहर निकल जाता है। वो बचाने वाला मर जाता है और जो डूब रहा था वो बच जाता है। यानी रक्षक का ही भक्षण हो गया। तो कंपनी ने आपको रोजगार दिया, कंपनी आपकी जिंदगी को सिक्योर कर रही है, लेकिन अंत में आपने कंपनी को ही इनसिक्योर कर दिया। वैसे स्थिति में आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सिक्योर है, क्या गवर्नमेंट कंपनियां भी सिक्योर है? और बहुत बड़ा प्रश्न है ये। गवर्नमेंट कंपनी अगर सिक्योर है तो आज की कोई वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली कोई सरकारें हो, सभी सरकारों ने प्राइवेटाइजेशन भी किया है और नेशनलाइजेशन भी किया है संस्थाओं का। आखिर क्या हो जाता है कि बाद में सरकारें ही प्राइवेटाइजेशन कर रही हैं? अगर सच्चे अर्थों में देखोगे तो कोई सरकार किसी संस्था को, गवर्नमेंट संस्था को प्राइवेट नहीं कर रही है। अगर किसी गवर्नमेंट संस्था को प्राइवेट कर रहा है तो उस संस्था के एम्प्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि तुम इतना निचोड़ लोगे, इतना निचोड़ लोगे, उसका खून पी जाओगे कि अंत में वो कंपनी मर जाएगी, बंद हो जाएगी और नहीं तो प्राइवेट ही हो जाएगी। आप एक छोटी सी बात सोचिए, अगर सरकारी डाक विभाग इतना अच्छा काम कर रहा होता तो इतने सारी कोरियर कंपनियां कहां से आ गई? ये कोरियर कंपनियां, प्राइवेट कोरियर कंपनियां कहां से आ गई? अगर सरकारी टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही होती तो इतने सारे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां कैसे खड़ी हो जाती भारत में? कुछ दिन पहले की बात है,
तो भगवान, कुछ दिन पहले की बात है, किसी बहन ने स्पीड पोस्ट में अपना कोई डाक पोस्ट किया था। आपको पता ही है स्पीड पोस्ट का मतलब कि स्पेशल सुविधा। जब उसके पास चिट्ठी आई है, यानी उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो चिट्ठी जब इनके पास आई है, तो उनकी जब चिट्ठी आई तो डाकिया ने फोन किया कि आपकी चिट्ठी आ गई है, आप आकर इस जगह से लेकर जाइए। तो बहन कहती है कि मैं अकेली हूं घर में, मेरे घर में अभी कोई जेंट्स नहीं है, नहीं जा सकते, आप आकर बगल में ही घर है वहां आकर दे दीजिए। तो जो डाकिया हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम कोरियर वाले नहीं हैं कि हम घर घर जाकर डाक पहुंचाते रहे। ठीक है, ओके। हम कुरियर वाले नहीं हैं। और उसके बाद से स्थिति ऐसी हुई कि उस बहन को अपने घर से किसी पड़ोसी को बगल से बुलाकर भेजना पड़ा, और डाकिया साहब वहीं खड़े रहे, वहां से उन्होंने चिट्ठी दी, लेकिन वो घर पे नहीं आए। अब एक बात बताइए, क्या ऐसा कुछ कहीं मेंशन है कि स्पीड पोस्ट में अगर कोई डाक आप बुक करोगे तो आपके घर पे वो डाक नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंचाया जाएगा? यानी किसी सर्टेन पॉइंट पर आपको जाकर और डाक आपसे लेना होगा, नहीं ना? तो इन सरकारी लोगों के काम करने की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण से ही आज कई सारी निजी संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। कोरियर कंपनियों को कोई दूसरा जन्म नहीं दे रहा है, सरकारी डाक विभाग ही कोरियर कंपनियों को जन्म दे रही है। वो काम नहीं करते हैं, और ये काम करते हैं तो महंगे खर्चे देकर भी लोग इनसे डाक बुक करते हैं। प्राइवेट संस्थाओं में अगर कोई प्राइवेट कोरियर से आप कोई भी चीज, कोई चिट्ठी भेज रहे हो तो वो ज्यादा महंगी है, लेकिन उनकी सुविधाएं अच्छी हैं और ये काम करने के लिए तैयार नहीं। नतीजा ये होता है कि लोग अंत में ऊब कर जाकर प्राइवेट संस्थाओं को मदद करते हैं या उनकी सेवाओं को लेते हैं। सरकारी विभाग में अगर टेलीफोन डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई खराबी आ गई, बस आप इंतजार करते रहिए, और वहीं पे टेलीकॉम सुविधा अगर आपकी कोई प्राइवेट संस्था की है तो आप आराम से तुरंत से आपको उसकी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि आप नौकरी की सिक्योरिटी तो चाहते हैं, काम की सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? नौकरी सिक्योर चाहिए आपको, काम सिक्योर नहीं चाहिए। आपकी जिंदगी बढ़िया से चलती रहे, आप स्वर्ण भस्म खाते रहे, आप इटालियन कार पर घूमते रहे, आप मोटे मोटे बिल पेमेंट करते रहे। 9:30-10 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है तो आप 11 बजे आराम से जाएं। आपकी तबीयत अगर खराब हो जाए, आप अगर ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो कोई दूसरा आपका सहकर्मी आपकी जगह पर साइन कर दे और सैलरी आपको पूरी मिलती रहे, और बारी बारी से सभी लोग एक दूसरे के साइन करते हैं। तो यहां क्या है कि कंपनी की सिक्योरिटी हो ना हो, संस्था की सिक्योरिटी हो ना हो, लेकिन आपकी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसे ही लोग, इसी कल्चर में काम करने वाले लोग आज की तारीख में, या कभी भी, जब कभी भी कोई संस्था प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट प्राइवेट करती है, तो ये लोग विरोध, लेकिन कभी ये पूछते नहीं कि प्राइवेट करने वाले कौन है। गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है कि आपके कार्य करने की पद्धति प्राइवेट कर रही है? आपने विवश कर दिया, और हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे संस्थाओं को प्राइवेट हो जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम लोग, एक स्कूल टीचर, उन्होंने कहा कि 6 महीने में मैं एक बार जाता हूं अपने ऑफिस, 6 महीने में एक बार जाता हूं, क्योंकि नदी पार करके स्कूल जाना होता है, कौन जाएगा? तो हमने वहां के एक दूसरे टीचर से अपनी सेटिंग बना ली है। महीने की सैलरी से जो पैसे आते हैं उससे कुछ पैसा मैं उनको भी दे देता हूँ, वो अटेंडेंस मेरी बनाते रहते हैं। अटेंडेंस बन रही है, आराम से चल रहा है, पेपर पे तो सारे काम चल रहा है। बिजली विभाग के एक इंजीनियर से मेरी बात हो रही थी, अभी 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उन्होंने क्या कि मेरी संस्था में जो डी ग्रेड के बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, कभी कभी वो 30 दिन आते ही नहीं है,
अटेंडेंस रोज बनता है उनका, या एक ही दिन आते हैं और 30 दिन का अटेंडेंस बना देते हैं, सैलरी पूरी लेते हैं, काम कुछ भी नहीं करते, और जब काम की बारी आती है तो वो कहते हैं कि हम आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, यूनियनबाजी शुरू हो जाती है। और अब वो बिजली विभाग लगभग बंद होने के कगार पे। तो मैंने पूछा उनसे कि आप एक बात बताइए कि जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, लोग प्राइवेट होने का विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? वो कहते हैं हम, मुझे पता है कि मेरी संस्था में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते मगर सैलरी पूरी पूरी लेना चाहते हैं, और अगर उनसे आप काम की बात करोगे तो घर में ही, अपनी संस्था में ही वो विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो जो लोग काम करने वाले ईमानदार लोग हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग बेईमान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ईमानदार हैं, लेकिन वो इन न काम करने वाले लोगों के बीच में रह रहकर अंत में वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो कहते हैं जब जिस धारा में सभी बह रहे हैं उस धारा में हम भी बह जाए, सभी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं हम भी धो लेते हैं। कई सरकारी लोग का तो ये मानना होता है कि सैलरी जो महीने के लास्ट में मिलती है वो तो मिलेगी ही, और क्या एक्स्ट्रा कमाया। वो जो एक्स्ट्रा मिलता है ना उसको वो सैलरी मानते हैं, ये तो मिलना ही है। आप एक बात बताइए, ये कैसा कल्चर है? ये कैसा कल्चर है? और इस कल्चर से आपकी नौकरी तो अच्छी चल जाएगी, आपका परिवार भी अच्छा चल जाएगा, इस देश का क्या होगा, समाज का क्या होगा? निकम्मों की फौज खड़ी कर रहे हैं आप। आने वाले समय में एक पिता जिसने खुद कोई काम नहीं किया, ईमानदारी से काम नहीं किया, जितनी सैलरी मिल रही उतना वो काम नहीं कर रहा है, उसके बच्चे जब ये सब जानेंगे तो क्या वो बड़े मेहनती होंगे, ईमानदारी से काम करेंगे? ये तो वही वाली बात है। आजकल के वर्तमान परिस्थिति में जैसे कहा जाता है ना कि सरकारी नौकरी तो सब करना चाहते हैं, लेकिन कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाके इलाज करके दिखाए या सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाए। तो अल्टीमेटली सरकारी नौकरी तो सब चाहते हैं, लेकिन उसी का जो दूसरा पार्ट है, सरकारी विद्यालय चाहे सरकारी अस्पताल, वही लोग नहीं पढ़ाएंगे, नहीं अपने इलाज के लिए जाएंगे। कितनी बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि स्कूलों में भी काम करने वाले वही लोग हैं जो पैसा पूरा लेना चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग वैसे ही हैं जो पैसा पूरा लेना चाहते हैं लेकिन ट्रीटमेंट पे कोई ध्यान देना नहीं चाहते। मैं एक डॉक्टर की बात आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, वो एक सरकारी संस्था में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। उस डॉक्टर का रिकॉर्ड ये था कि वो बहुत अच्छे सर्जन थे। ये करीब आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छे सर्जन थे वो। हेड इंजुरी जो आती थी ना, फैक्ट्री में अगर एक्सीडेंट से हेड इंजुरी, इतना तक कि उनके पास 22 केस आए थे, लगभग 6 महीने के अंदर 22 केस आए थे। 22 केस में से 21 केस जिसका सर खुला था, किसी के पेट की आंतें पूरी बाहर निकल गई थी, ऐसे मरे हुए केसेस को लोग लेकर आए थे, और यही मान के लोग लाए थे एम्बुलेंस वाले कि ये मर चुका है आदमी। उस 22 में से सिर्फ एक इंसान को वो डॉक्टर नहीं बचा पाया, 21 को बचा लिया सर्जरी करके। यानी जिसकी खोपड़ी भी खुल गई है उसको भी जोड़ के सर्जरी करके और उस इंसान को जिंदा बचाया। लेकिन उस डॉक्टर के खिलाफ उसी सरकारी हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टरों ने ऐसी यूनियनबाजी की कि अंत में उस बंदे को वहां से रिजाइन करके अमेरिका जाना पड़ा। वो सेटल हो गया अमेरिका में जाकर। एक टैलेंटेड इंसान जो यहां रहकर बहुत अच्छी सेवा कर सकता था समाज या राष्ट्र की, उसे यहीं के लोगों ने मजबूर कर दिया और वो आज जाकर अमेरिका में सेटल हो गया। तो लोग कई बार कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग भारत में पढ़ाई करते हैं, अमेरिका जाकर सेटल हो जाते हैं, कोई जर्मनी चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है। क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? आप विवश कर दोगे किसी को, उसकी जो बेसिक नीड है, कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान और काम करने के लिए एक माहौल, एक अच्छा माहौल,
नहीं दोगे तो जो टैलेंटेड होगा वो अपनी रोजी रोटी और जिंदगी को चलाने के लिए तो कहीं भी चला जाएगा। एक बात, जिस क्षेत्र में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, जिस क्षेत्र के लोग असुरक्षित होते हैं, वहां आबादी भी बहुत तेजी से बढ़ती है। क्योंकि अक्सर लोगों को यही लगता है कि मैं, अगर हमारा एक बच्चा, एक बेटा या एक दो बच्चे, और यहाँ पे चारों तरफ बढ़ रहा है क्राइम, लोग बुरे हैं, तो क्या पता जिंदगी में कभी कोई खतरनाक घटना घट जाए, तो इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि सुरक्षा चाहिए। इनसिक्योरिटी भी एक कारण है आबादी के बढ़ने का। इनसिक्योरिटी एक कारण है ब्रेन ड्रेन होने का, यानी कि एक बेस्ट क्वालिटी ब्रेन जो है आपके पास से बहकर कहीं और चला जाएगा। आपके पास बहुत अच्छे नस्ल का कोई पौधा है और उसकी जड़ को रोज हिला रहे हो, लगा रहे हो और हिला रहे हो, क्या वो कभी बढ़ेगा, कभी फलेगा? उसको एक माहौल चाहिए, शांति चाहिए, शांति में वो ग्रो कर जाएगा। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तो सिक्योरिटी नहीं है ना, यहां तो जो काम करना चाहते हैं उनको वो वर्किंग कल्चर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करें? तो ऐसे माहौल में आप क्या कह रहे हो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है? सिंपल सी चीज है, वर्किंग कल्चर अगर आप नहीं बदलोगे, और काम करने वाले वो लोग होते हैं जो उस संस्था में काम कर रहे हैं, अगर आपने अपना कल्चर नहीं बदला तो निश्चित तौर से कितनी भी बड़ी गवर्नमेंट संस्था क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन बंद हो जाएगी, और नहीं तो सरकार, कोई भी सरकार विवश होकर उसे प्राइवेट कर देगी। होना ही, क्योंकि प्राइवेट वाले क्या करते हैं, वो बिल्कुल अपना डंडा लेकर खड़े रहते हैं चौकीदार की तरह, तब आप काम करते हो। और जब आपको पूरी तरीके से फ्री छोड़ दिया जाता है, पूरी फ्रीडम आपको मिल जाती है, तो आप काम ही नहीं करते। तो यानी आपको आदत पड़ी हुई है कि डंडा वाला कोई खड़ा होगा तभी हम काम करेंगे, कोई मेरे सामने चौकीदार बनकर खड़ा होगा तभी हम काम करेंगे। तो ये चौकीदारी का काम तो प्राइवेट वाले कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए प्राइवेट संस्थाएं बहुत अच्छे से ग्रो करती है, गवर्नमेंट संस्थाएं बंद होती चली जाती है। दो संस्थाएं एक जगह पे खड़ी है, अगर प्राइवेट है तो वो ऊपर जा रही है, गवर्नमेंट है तो नीचे जा रही है, क्योंकि एक के साथ चौकीदार खड़ा है, हमेशा आपके पीछे खड़ा है, और दूसरे ने आपको आजादी दे दी है। आजादी की तो आपको आदत ही नहीं, आप आजादी के महत्व को तो समझते नहीं, आप सुविधाओं के महत्व को तो समझते नहीं। आपको ज्यादा सुविधा मिल गई, आप निकम्मे बन गए, आपको पता नहीं चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि धीरे धीरे वर्किंग कल्चर ही खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, और उसको खत्म करने वाली कोई सरकार नहीं, स्वयं उस संस्था में काम करने वाले लोग हैं। क्या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आप 30 दिन काम नहीं करोगे और कोई जाकर अटेंडेंस आपका बना देगा और आप उसकी सैलरी ले लोगे? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है ऐसा। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने का मतलब क्या है? जितनी मेहनत करनी है नौकरी पाने से पहले कर लो, क्योंकि नौकरी के बाद तो कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। मोटा दहेज मिलेगा, बोली लगेगी, फिर आपको अंडर टेबल भी मिलेगा, साइड बाय साइड अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी, सैलरी तो अलग बात है। यानी कि उसके बाद कुछ काम करने की जरूरत नहीं, नौकरी के बाद कोई काम नहीं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पाना आसान होता है, लेकिन बाद में नौकरी करना मुश्किल होता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी पाना मुश्किल होता है, बाद में नौकरी करना बहुत आसान है। कुछ करना ही नहीं, आराम से बैठे रहो। ऑफिस का टाइम 10 बजे है, जाएंगे 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, शाम को 5 बजे छुट्टी होनी है, 3 बजे निकल लेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है, ये सरकार का मैटर है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करा कौन रहा है? और वही लोग जो प्राइवेटाइजेशन करा रहे हैं वही किसी प्राइवेट कंपनी में जाके बहुत बढ़िया से काम करते हैं। आप देखना, कभी ध्यान देना,
कोई छोटे शहर में जो लोग होते हैं ना, जो गुटखा पान मसाला तंबाकू वगैरह खाने की जिनको आदत होती है, वो खाते हैं और हर जगह पे पीक दान करते रहते हैं दीवारों पे, कहीं भी चले जाए। चित्रकारी करते रहते हैं अपनी। ठीक है, लेकिन हम्म। वही किसी मेट्रो सिटीज में चले जाते हैं, साफ सुथरा सब कुछ रहता है ना, वहां पे वो सब खाते हैं, लेकिन पीक दान नहीं करते इधर उधर, क्योंकि पता है डंडे पड़ेंगे, फाइन लगेगा, तो सुधरे सुधरे से रहते हैं। और दीवारें भी उनकी साफ रहती है वहां की। क्यों? यानी बिना हार्ड हम्म। डिसिप्लिन के आप काम करने का आपका कल्चर ही नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो ही नहीं। जब कोई आपके पीछे पड़ा रहेगा तभी आप काम करोगे, नहीं तो आप काम नहीं करोगे। तो क्या करोगे? ये काम सबसे बेहतर है, सरकार ने देख लिया कि भाई बिना डंडे के ये लोग काम नहीं कर सकते, इनके पीछे कोई चौकीदार, ये सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, तो इन्होंने बोला ठीक है, चौकीदारी जब बनाना तो प्राइवेट कर दो, सबको सायरे के पीछे चौकीदार लग जाएंगे, सब काम करेंगे। सब काम करते हैं प्राइवेट में, खूब काम करते हैं। और जो लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो जब किसी बड़े डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, जाकर देखो कि जो अमेरिका, यूरोप और दूसरे जो बड़े देश हैं जो डेवलप्ड हैं, वो उसमें कितनी प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही हैं और कितनी गवर्नमेंट संस्थाएं काम कर रही हैं। हमेशा रेशियो बहुत हाई रहेगा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, और बहुत कम संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन फिर भी वो राष्ट्र बढ़ रहा है आगे, क्योंकि वहां पे वर्किंग कल्चर है, और वो वर्किंग कल्चर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कल्चर को दीमक लग जाती है, खत्म। तो आप खुद निर्णय करें, मैं किसी निष्कर्ष पे आपको लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आप निर्णय करें कि सही क्या है आपके लिए। आप अगर एम्प्लॉयर होंगे, किसी संस्था के एम्प्लॉयर होंगे, तो आप कैसे काम करेंगे? एम्प्लॉयर की दृष्टि से आप सोचेंगे तो प्राइवेट सेटअप आपको ज्यादा अच्छा लगेगा या गवर्नमेंट सेटअप? हाँ, एम्प्लॉय की दृष्टि से अगर आप काम करेंगे, सोचेंगे, तो आपको गवर्नमेंट सेटअप बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज और भी है, जो सरकारी संस्थाएं हैं या जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, सरकारी जो लोग हैं ना, वर्क कल्चर तो खैर है, बात सही है कि वहां पे नहीं है। दूसरी बात, एक होता है ना कि इंडिया फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, उसकी भावना भी नहीं है। अगर ये नेशन फर्स्ट वाली बात होती ना लोगों के दिलो दिमाग में, तो ये निकम्मों की फौज वाले ये लोग नहीं होते। निकम्मों की फौज में इन लोगों की गिनती नहीं होती। नेशन फर्स्ट वाली भावना है ही नहीं। चूंकि सरकार देश को रिप्रेजेंट कर रही है, सरकारी नौकरी देश को रिप्रेजेंट एक तरीके से करता है। प्राइवेट वाले तो खैर अपने प्राइवेट ऑफिस के लिए दैट इज द फर्स्ट चॉइस, वही हमारा प्रथम है। तो क्या ये कल्चर अगर है कि भाई हमारी सरकार फर्स्ट, मतलब कि देश फर्स्ट, और उसके आधार पे हम काम करना शुरू करें ना, तो शायद परिस्थिति बदल जाए। लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसा होना है, क्योंकि वहां पे डंडा नहीं है। डंडा भी है तो बहुत सॉफ्ट है, उसमें ढेर सारे फैक्टर्स हैं, राजनीति है, उसमें यूनियन बाजी है, इसीलिए डंडा स्ट्रांग नहीं है, चौकीदार स्ट्रांग नहीं है उसमें। इंसान जब बेईमान हो जाता है ना, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। इंसान जितनी मात्रा में बेईमान होगा उतना ही स्व केंद्रित हो जाएगा वो, और जितना ही वो ईमानदार होगा उतना ही वो अपने सिवा दूसरों के बारे में भी सोचेगा। बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये ईमानदार लोग थे, इसलिए इन्होंने समाज और राष्ट्र के बारे में सोचा। थोड़ी सी भी बेईमानी होती ना सुभाष चंद्र बोस के मन में, आईसीएस की नौकरी बहुत कंफर्टेबल जॉब थी, आराम की जिंदगी, ठाठ की जिंदगी जी रहे होते। उस समय के राजघराने के लोग जो ठाठ की जिंदगी जीते थे ना, वैसे सुभाष चंद्र बोस भी उस जिंदगी को जी सकते थे। नहीं, दिल में ईमानदारी थी। मैं तो जी लूंगा, मेरे देशवासियों का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, मेरे राष्ट्र का क्या होगा, ये भावना थी। कि इस तरह की भावना को वही लोग धारण करते हैं जो दिल से ईमानदार होते हैं, स्वयं से ईमानदार होते हैं। दिखाने के लिए ईमानदारी नहीं, स्वयं के प्रति ईमानदार। तो ये ईमानदारी का जो ग्राफ है, अगर ये घट रहा है, इसमें भी बहुत हद तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का योगदान है, क्योंकि बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। थोड़े से हेरफेर कर देने से सब कुछ हो ही रहा है, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की?